दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार फ़नी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज की इस कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है, शीर्षक है द फूलिश फ्रेंड्स। दोस्तों फूलिश का मतलब होता है मूर्ख, जो कि एडजेक्टिव है। फ्रेंड मतलब दोस्त। टू फूलिश फ्रेंड्स, दो मूर्ख दोस्त। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there were two foolish friends named दीपक एंड कमाल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों आप एक और चीज़ का ध्यान रखें, यदि आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में ऐसे वाक्य बनाते हैं या पढ़ते हैं और ऐसे वाक्यों की शुरुआत में देयर आएगा तो वहाँ देयर का कोई अलग से मतलब नहीं निकाला जाता है। देयर का इस्तेमाल मात्र वाक्य को बनाने में किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार देयर वर टू फुलिश फ्रेंड्स, दो मूर्ख दोस्त थे। नेम्ड दीपक एंड कमाल, दीपक और कमाल नाम के या फिर नामक। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार दीपक और कमाल नामक दो मूर्ख दोस्त थे। एवरीवन इन द विलेज न्यू दैट इट वॉज टफ टू मेक दैम अंडरस्टैंड एनीथिंग। क्या अर्थ हुआ? एवरीवन इन द विलेज न्यू दैट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नो मतलब जानना और सेकंड फॉर्म में न्यू। एवरीवन इन द विलेज न्यू, क्या अर्थ हुआ कि गाँव में हर कोई जानता था कि इट वॉज टफ, ये मुश्किल था, कठिन था, टू मेक देम अंडरस्टैंड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पॉजिटिव वाक्य है। पॉजिटिव का मतलब होता है ऐसा वाक्य है जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई क्रिया करवाए। ऐसे वाक्यों में मेक का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो ये जो वाक्य है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एवरीवन इन द विलेज न्यू दैट इट वॉज टफ टू मेक देम अंडरस्टैंड। गाँव में हर कोई जानता था कि उन्हें समझाना, टू मेक देम अंडरस्टैंड, उन्हें समझाना मुश्किल था। आगे देखिए, उन्हें कुछ भी समझाना मुश्किल था। वन डे बोथ द फ्रेंड्स वर सिटिंग इन अ पार्क एंड लाफिंग क्रेजिली। क्या मतलब हुआ? वन डे बोथ फ्रेंड्स वर सिटिंग इन ए पार्क। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ कोई क्रिया चल रही हो। ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर में वॉज का इस्तेमाल करते हैं। वी, यू, दे प्लूरल में वर का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ कि वन डे एक दिन, बोथ द फ्रेंड्स दोनों दोस्त, वर सिटिंग बैठे हुए थे, इन ए पार्क एक पार्क में, एंड लाफिंग और हंस रहे थे, क्रेजीली, क्रेजी मतलब एकदम पागलपन से। और दोस्तों देखिए क्रेजी का मतलब होता है पागल, और क्रेजीली मतलब पागलपन से। और ये जो शब्द है ये एडवर्ब है। एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता बताए। ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एल वाई पर ख़त्म होते हैं, और दोस्तों जो एडवर्ब हैं वो एडजेक्टिव के साथ एल वाई को जोड़ के बनाए जाते हैं। तो आप इजीली इनको पहचान सकते हैं। जब आप किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई को जोड़ेंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे बोथ द फ्रेंड्स वर सिटिंग इन ए पार्क एंड लाफिंग क्रेजिली।
एक दिन दोनों दोस्त पार्क में बैठे हुए थे और बेतहाशा ये कह सकते हैं कि पागलपन से हंस रहे थे। इट सीम्ड, दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। SEEM, सीम का मतलब है लगना, प्रतीत होना, और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म है सीम्ड। इट सीम्ड, ऐसा लगा, दैट दे वुड नॉट स्टॉप। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इट सीम्ड दैट दे वुड नॉट स्टॉप। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? इट सीम्ड दैट दे वुड नॉट स्टॉप, ऐसा प्रतीत हुआ कि वे लोग नहीं रुकेंगे। मतलब कि वो हंस रहे थे तो ऐसा लगा कि वो मतलब कि हंसते ही रहेंगे, वे लोग नहीं रुकेंगे। अ पासर बाई केम इन द पार्क एंड आस्क्ड ए पर्सन व्हाट हैपेंड टू देम, वाई आर दे लाफिंग लाइक दैट। क्या अर्थ हुआ? अ पासर बाई केम इन द पार्क। दोस्तों सबसे पहले आप इस शब्द को नोट कर लीजिए, PASSERY। पासर बाई का मतलब होता है राहगीर, मतलब कि जो उस जगह से गुजर रहे हैं, राहगीर हैं, उन्हें पासर बाई कहा जाता है, जो कि एक नाउन है। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कम का मतलब होता है आना और सेकंड फॉर्म में केम। अब पासर बाई केम इन द पार्क, एक राहगीर पार्क में आया, एंड आस्क्ड अ पर्सन, और एक व्यक्ति से पूछा, व्हाट हैपेंड टू देम, इनको क्या हुआ, वाई आर दे लाफिंग लाइक दैट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वर्तमान में रहा है, रही है जैसे शब्द आएंगे, ऐसे वाक्यों में इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में ING फॉर्म लगाई जाती है, जिसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा? वाई आर दे लाफिंग लाइक दैट, ये। और दोस्तों जब हम इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले उसको मेंशन किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इस तरह से हम वाक्य को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और जो वाई है वो एक इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है क्यों। वाई आर दे लाफिंग लाइक दैट, वे लोग या कह सकते हैं वे इस तरह से क्यों हंस रहे हैं। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक पासर बाई राहगीर पार्क में आया और उसने एक आदमी से पूछा, एक व्यक्ति से पूछा, व्हाट हैपेंड टू देम, उनको क्या हुआ, व्हाई आर दे लाफिंग लाइक दैट, ये इस तरह से क्यों हंस रहे हैं। आगे देखिए क्या जवाब दिया उसने। एक्चुअली यस्टरडे आई हैड टोल्ड देम अ जोक बट दे हैव अंडरस्टूड इट टुडे। एक्चुअली यस्टरडे आई हैड टोल्ड देम अ जोक। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब ऐसे वाक्य जहाँ ये दर्शाते हैं पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी, आया था, गया था, मिला था, मैं वहाँ गया था, इस तरह के जो भी वाक्य जहाँ पर हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया हो चुकी थी, वहाँ हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और ऐसे वाक्य जो हैं पास्ट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सब्जेक्ट के बाद हेड का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और जो दैम है वो दोस्तों यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। दैम का मतलब होता है उन्हें या फिर उनको। जब ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तब दैम का यूज़ किया जाएगा। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एक्चुअली असल में, या कह सकते हैं असल में, वास्तव में, असल में, यस्टरडे कल, आई हैड टोल्ड दैम अ जोक, क्या उसने बोला कि असल में कि मैंने उन्हें कल एक जोक सुनाया था। टेल मतलब सुनाना, थर्ड फॉर्म टोल्ड। कल मैंने उन्हें एक जोक मतलब एक चुटकुला सुनाया था, बट लेकिन दे हैव अंडरस्टूड इट टुडे। और दोस्तों यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो एक ही वाक्य के अंदर आपको दो तरह के स्ट्रक्चर आज देखने को मिले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में कोई क्रिया पूरी होना जहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ठीक उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में कोई क्रिया पूरा होना, जैसे वह आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, इस तरह के वाक्य। और प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हेड का इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का इस्तेमाल होता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो दोनों ही जगहों पर लगाई जाएगी, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली दे के साथ हैव का यूज़ किया गया है। और जैसा ऑलरेडी बताया मैंने, दे का मतलब वे या वे लोग, जो कि एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल के साथ हैव लगाया जाता है। तो उसने क्या कहा? बट दे हैव अंडरस्टूड इट टुडे, लेकिन इन्होंने आज इसको समझा है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? उसने क्या जवाब दिया? रिप्लाइड द मैन, रिप्लाई मतलब जवाब देना, सेकंड फॉर्म में रिप्लाई, रिप्लाइड द मैन, आदमी ने जवाब दिया। एक्चुअली यस्टरडे आई हैड टोल्ड देम अ जोक, मतलब कि असल में मैंने कल इनको एक चुटकुला सुनाया था, बट दे हैव अंडरस्टूड इट टुडे, लेकिन
इन्होंने आज इसको समझा है। रिप्लाइड द मैन, आदमी ने जवाब दिया। आगे देखिए, द सेकेंड मैन ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग एट द फुलिशनेस ऑफ द टू फ्रेंड्स। और जो सेकेंड मैन, जो दूसरा आदमी था, ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग, वह भी हंसने लगा। दोस्तों, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर लगा लगी कि भाई कोई बात, कोई क्रिया हो, जैसे वह हंसने लगा, वह दौड़ने लगा, वह खेलने लगा, तो ऐसे वाक्यों में स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द सेकेंड मैन ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग, जो दूसरा आदमी था वो भी हंसने लगा। एट द फुलिशनेस ऑफ द टू फ्रेंड्स, दोनों दोस्तों की मूर्खता पर वो आदमी, दूसरा आदमी भी हंसने लगा। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी फ़नी कहानी ख़त्म होती है। और ये एक तरह से एक जोक था, कहानी जो थी वो एक मतलब जोक के ऊपर ही आधारित थी, और ऑलरेडी मैंने ये जोक बचपन में सुना था। तो दोस्तों, यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।